Good morning, dear students. Welcome back to all newcomer student who is watching biology online classes. Dear student, आपसे हमने लास्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर आपसे चर्चा की और आपको हमने बताया कि वर्गीकरण एकल पद नहीं है, बल्कि इसमें अनेक सूक्ष्म पद होते हैं। उन्हीं सूक्ष्म पदों को क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है, टैक्सोन कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये संवर्ग बहुत सारे होते हैं, जिनकी संख्या मैंने आपको 7 बताई थी। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। उसके बाद हमने आपको बताया था वर्गीकी पदानुक्रम। किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय, कोई भी जीव है उसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उस समय वर्गीकरण करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद या संवर्गों को, विभिन्न पदों का या संवर्गों का एक निश्चित क्रम में, विभिन्न पदों को या संवर्गों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। तो किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पद हों या संवर्ग हों, उनको एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है? व्यवस्थित करने को ही वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। उसके पश्चात हमने आपको वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रम बताए थे और उन वर्गीकी पदानुक्रमों का क्रम मैंने आपको बताया था। ये सूत्र भी आपको बोला था, करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत है। K फॉर किंगडम जिसको बोला मैंने जगत, P फॉर फाइलम संघ, क्लास जिसको बोला वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीन्स वंश, स्पीसीज जाति। ये सारे क्या है भैया? वर्गीकी के पदानुक्रम है, जिनको हमने एक क्रमबद्ध तरीके से क्या किया है? व्यवस्थित किया। ठीक है। इसके पश्चात हम सबसे पहले आज जाति पर हमने लास्ट वीडियो में आपसे कुछ चर्चा की थी। ठीक है। आज हम यहाँ पर इन सभी बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे जितना हो सके। देखिए जाति क्या है, मैंने आपको बताया जाति जो है वो वर्गीकरण की, जाति जो है वर्गीकरण की कौन सी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और यह वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई होती है। यह संरचना, यह वर्गीकरण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। डियर स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट वीडियो में जॉन रे नामक वैज्ञानिक के बारे में बताया और जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जातियों की जो पहचान होती है, ठीक है, इन्होंने जातियों की जो पहचान है वो किसके आधार पर बताई? संतान उत्पत्ति के आधार पर बताया। जॉन रे ने जातियों की पहचान संतान उत्पत्ति के आधार पर क्या है बताई है। जातियों की पहचान किस पर की है इन्होंने? संतान उत्पत्ति के आधार पर बताई है। और साथ में इन्होंने बताया है कि जंतुओं की जो उत्पत्ति होती है वो केवल एक ही प्रकार की जाति के जंतुओं से या एक ही प्रकार के जनकों से होता है। किससे होता है? एक ही प्रकार के जनकों से होता है या एक ही प्रकार की जनक जातियों से होता है। देखिए आज भी हम जाति पर ही आपसे चर्चा करेंगे। आज हम मेयर नामक वैज्ञानिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मेयर ने क्या कहा था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है, क्लास 11, लेसन फर्स्ट। इस फर्स्ट लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पीसीज पर आपसे बात कर रहे हैं। स्पीसीज का अर्थ होता है जाति। ठीक है। देखो जाति को परिभाषित करने का कई वैज्ञानिकों ने काम किया है।
ठीक है। जाति को परिभाषित करने का जो कार्य किया है वो कई वैज्ञानिकों ने किया है, जिनमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन रे। और आपको हमने बताया था कि जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने जातियों की पहचान संतान उत्पत्ति के आधार पर की, और उन्होंने बताया कि जंतुओं की उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है। ये तो जॉन रे के द्वारा जाति के लिए दी गई परिभाषा थी। अब हम मेयर नाम का एक वैज्ञानिक था, इस मेयर नाम के वैज्ञानिक ने भी जाति को परिभाषित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। मेयर ने क्या कहा है कि कुछ वे जंतु या ऐसे जंतु जो लैंगिक जन्म करते हैं और लैंगिक जन्म करने के पश्चात उनके द्वारा एक जननक्षम संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात वे जंतु जो लैंगिक जन्म कर जननक्षम संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वे एक ही जाति, आपको मैं बता दूं, ठीक है, वे एक ही जाति के होते हैं। किसके होते हैं? वे एक ही जाति से संबंधित होते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जाति की सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। जाति की हम एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सभी प्राणियों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। भाई मेयर ने तो कहा कि वे जंतु जो लैंगिक जनन, वे जंतु यानी कि वे जंतु जो कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन करने के पश्चात, ठीक है, वो कैसी संतति का निर्माण करते हैं, जननक्षम संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वे एक ही जाति के क्या होते हैं, जीव होते हैं। ठीक है, जो जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जंतु होते हैं वो एक ही जाति के होते हैं, ऐसा मेयर नामक वैज्ञानिक ने कहा है। जबकि जाति की सर्वमान्य परिभाषा हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेयर ने तो ये कहा है, क्या कहा है, कि केवल लैंगिक जनन करने वाले जंतु। जबकि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सभी जंतुओं में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसकी परिभाषा को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कुछ जाति के सदस्यों में क्या पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। कुछ जाति के जीव ऐसे भी होते हैं जो अलैंगिक जनन को भी दर्शाते हैं। इसलिए मेयर ने तो ये परिभाषा जो जाति की दी है वो केवल किसके लिए दी है, केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों के लिए दी है, कि ऐसे जंतु जो लैंगिक जनन करके जननक्षम संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वे एक ही जाति के क्या होते हैं, जंतु होते हैं, या एक ही जाति के जीव होते हैं। इसलिए जाति की, मैंने आपको बोला कि जाति की सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। इसलिए जाति की कुछ संकल्पनाएं हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट पर आपसे चर्चा करेंगे। जाति की संकल्पनाएं क्या है? देखिए, हम बात करते हैं जाति की संकल्पना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। देखिए, जाति की संकल्पनाएं, जाति की संकल्पनाएं या हाइपोथेसिस ऑफ स्पीसीज, संकल्पनाएं। ठीक है, देखिए, जाति की मुख्य रूप से 3 संकल्पनाएं हैं। कितनी संकल्पनाएं हैं? 3 संकल्पनाएं। पहली संकल्पना का नाम है प्रारूपी विज्ञानी जाति संकल्पना। प्रारूपी या प्रारूप विज्ञानी, टाइपिकल स्पीसीज हाइपोथेसिस विज्ञानी जाति संकल्पना। इंग्लिश में बोलते हैं टाइपिकल स्पीसीज हाइपोथेसिस थीसिस। पहली है जाति की संकल्पना जिसको बोलते हैं प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना। दूसरी को हम बोलते हैं अवास्तविक जाति संकल्पना, अवास्तविक जाति संकल्पना, अनरियल स्पेसीज हाइपोथेसिस जाति संकल्पना।
और तीसरी प्रकार की होती है उसे कहा जाता है जैव जाति, बायो स्पीसीज हाइपोथेसिस, जैव जाति संकल्पना। तो जाति की संकल्पनाएं कितनी होती हैं? 3 संकल्पनाएं होती है। पहली है प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना, दूसरी है अवास्तविक जाति संकल्पना और तीसरी होती है जैव जाति संकल्पना। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रारूपी विज्ञानी जाति संकल्पना पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रारूप विज्ञानी जाति जो संकल्पना है, ये संकल्पना सबसे प्राचीनतम संकल्पना है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम संकल्पना है तो वो कौन सी है? प्रारूप विज्ञानी प्राचीनतम संकल्पना है, ये आपको बता देता हूं। और जैव जाति संकल्पना है ये सबसे आधुनिकतम, आपको क्या है? आधुनिकतम क्या है? जैव जाति यानी कि जाति संकल्पना है। बात समझ आ रही है? तो प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना है वो सबसे प्राचीनतम संकल्पना है। और इस संकल्पना में क्या बताया गया है मैं आपको बता दूं। इस संकल्पना में ये बताया गया है कि जितने भी जीव पृथ्वी पर जो एक समान दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर, ठीक है, एक समान दिखाई देने वाले जीव जितने भी होते हैं उनके समूह को क्या कहा जा गया है? जाति कहा गया। अब मान लीजिए हम यहां पर भैंसें हैं, बहुत सारी बफेलोज हैं, तो बहुत सारी बफेलोज हैं, वो सारी कैसी दिखाई देती है? एक समान दिखाई देने वाले। और वो एक समान दिखाई देने वाली जो भैंस है उनके समूह को हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। मानव देखिए आप इंडियन, ठीक है, इंडियन होमोसेपियंस की बात करें, भारतीय मानव की अगर बात करें तो भारतीय मानव के समूह को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है, ठीक है। कुत्तों का एक समान अगर समूह दिखाई दे तो उसे क्या कहा जाता है? जाति कहा गया। तो ये जाति संकल्पना हो गई है कौन सी? प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना। और प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना कैसी संकल्पना है? ये एक सबसे प्राचीनतम संकल्पना। और इस प्राचीनतम संकल्पना में ये बताया गया है कि एक समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। तो जाति की परिभाषा प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना में क्या दी गई है कि एक समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। बात समझ आ गई? ये संकल्पना जो होती है, ठीक है, ये संकल्पना होती है वो सदस्य के प्रारूप पर क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। ये संकल्पना है वो किस पर निर्भर करती है? सदस्य के प्रारूप पर क्या करती है? निर्भर करती है कि वो जीव जो है वो किस प्रारूप का है, तो उस पर ये क्या करेगी? संकल्पना निर्भर करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कई जातियां, इसकी कमी बता रहा हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कमी देखिए इसकी, देखिए प्राचीन यानी कि प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना की क्या कमियां हैं। पहली कमी को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखो दीमक है, अगर आपने देखी हो, मधुमक्खी है या तितली है, ये सारे जीव होते हैं, ठीक है। ये दिखाई ऐसे देखते हैं जैसे सारे एक समान संरचना के रूप में लगभग दिखाई देते हैं। दीमक, मधुमक्खी, तितली, इन तीनों की जो संरचना होती है, या घरेलू मक्खी होती है या मधुमक्खी होती है, इन सभी की संरचना लगभग एक समान सी दिखाई देती है। परंतु ये कई जाति के जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। तो कई जातियों में क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। जैसे दीमक में, मधुमक्खियों में और तितलियों में। मधुमक्खी आपको पता है कई प्रकार की होती है, नर होती है, मादा होती है, श्रमिक होती है, ठीक है। तो कई जातियों में क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। जैसे दीमक है, मधुमक्खी है, तितली है। ये इसकी सबसे मेन कमी है भैया, प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना। प्रारूप विज्ञानी जाति संकल्पना में कह तो दिया कि एक समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को ही क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है।
परंतु आप देखिए भैया, दीमक है, मधुमक्खी है, तितली है, ठीक है, ये दिखाई तो एक जैसे दिखते हैं, परंतु इन जातियों में, इन जाति के जीवों में क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। कुछ दूसरा कमी मैं बता रहा हूं, कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो समाभाषी होती है। समाभाषी जाति कौन सी होती है? ऐसी जातियां जिनका प्रारूप कैसा होता है? समान होता है। ऐसी जातियां जिनका प्रारूप तो समान होता है, परंतु उनमें क्या नहीं पाया जाता है? लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। प्रारूप तो समान होगा, परंतु उनमें क्या नहीं पाया जाता है? लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। और ऐसी जाति के जीवों को क्या कहा जाता है? समभाषी जाति कहते हैं। तो समभाषी जाति की परिभाषा आपसे पूछ ले कि वे जातियां, ठीक है, जिनका प्रारूप कैसा होता है? समान होता है, परंतु उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो हमने आपको पहली संकल्पना पर आपसे बात कर ली, प्राचीन वैज्ञानिक जाति संकल्पना। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे भाई प्रारूप वैज्ञानिक जाति संकल्पना होती है, वो एक प्राचीनतम संकल्पना होती है, जिसमें एक समान दिखाई देने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। ये संकल्पना सदस्य के प्रारूप पर क्या करती है? निर्भर करती है। पर इसकी कमी मैंने आपको बता दी। पहली कमी तो क्या है कि कई जातियों में बहुरूपता पाई जाती है, जैसे दीमक है, मधुमक्खी है, तितली है। दूसरा मैंने आपको बताया समाभाषी जाति। समाभाषी जाति वे जातियां होती हैं जिनका प्रारूप कैसा होता है? समान होता है, परंतु उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रारूप तो समान होगा, परंतु उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। दूसरी संकल्पना है अवास्तविक जाति संकल्पना। इस अवास्तविक जाति संकल्पना क्या है? इस अवास्तविक जाति संकल्पना में यह बताया गया है कि भाई जाति जैसा कोई पृथक समूह नहीं पाया जाता है। जाति जैसा कोई पृथक समूह नहीं पाया जाता है। यह मानव की एकमात्र क्या होती है? कल्पना है। ठीक है, जाति क्या है? मानव की एक कल्पना है। इसलिए अवास्तविक संकल्पना में क्या कहा गया है? अवास्तविक संकल्पना ये बताती है हमें कि जाति जैसा कोई समूह नहीं पाया जाता। इसमें केवल मानव की क्या होती है? इमेजिनेशंस होती है। मानव की क्या होती है? कल्पनाएं होती है। बात समझ में आ गई? तीसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं जैव जाति संकल्पना। मैंने आपको बोला ये एक आधुनिकतम क्या है? जाति की संकल्पना है, जिसमें जाति को व्यापक रूप से क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। जैव जाति संकल्पना में जाति को बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही व्यापक तरीके से उसे क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। जॉनरे और मेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, जॉनरे और मेयर नाम के वैज्ञानिक ने, जॉनरे और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? मेयर नाम का वैज्ञानिक ने जो परिभाषाएं दी गई है, जॉनरे के द्वारा परिभाषा दी गई, मेयर के द्वारा परिभाषा दी गई, उन दोनों परिभाषाओं को इसमें क्या है? शामिल किया गया है। ठीक है, इस संकल्पना में क्या किया है? शामिल किया गया है। और इस संकल्पना के अनुसार एक जंतु के क्या होते हैं? निम्न लक्षण होते हैं। इस संकल्पना के अनुसार एक जंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं? निम्न लक्षण पाए जाते हैं। अब एक जंतु में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, एक जंतु वो होता है, प्रत्येक जाति के जो जीव होते हैं उनमें अनुकूलन और क्या पाया जाता है? प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति, पृथ्वी पर जितनी भी जाति के जीव हैं, उन सभी जातियों के जीवों में अनुकूलन की प्रक्रिया और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया हमेशा क्या है? चलती रहती है, कभी वो रुकती नहीं है। इसलिए प्रत्येक जाति में अनुकूलन और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया सदैव क्या है? चलती रहती है। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक जाति के जीवों में क्या है? अनवरत रूप से चलती रहती है। दूसरा मेन कैरेक्टर मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक जाति में एक सामान्य जीन समूह पाया जाता है। प्रत्येक जाति में एक सामान्य जीन समूह क्या है? पाया जाता है। ठीक है,
प्रत्येक जाति है, जैसे मानव जाति है, तो उस मानव जाति में क्या पाया जाता है, एक जीनों का समूह पाया जाता है जिसको जीन पूल बोलते हैं। ठीक है, भैंस है, ठीक है, तो उस भैंस के अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, जीन पूल पाया जाता है। इसलिए हमने बोला कि प्रत्येक जाति में एक सामान्य क्या पाया जाता है, जीन पूल पाया जाता है, जिसमें जीन का क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, जिसमें जीनों का क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं जैव जाति संकल्पना में, जंतु के लक्षण में, कि यह अंतः प्रजनन करने वाले, क्या है, अंतः प्रजनन इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों में जनसंख्या का निर्माण होता है। अर्थात यह अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की एक आबादी होती है, एक जनसंख्या होती है। तो अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की क्या होती है, ये आबादी होती है। अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की क्या होती है, ये आपको मैंने बता दिया है। अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की क्या होती है, ये आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है। तो अब एक बार फिर बता रहा हूं, जैव जाति संकल्पना ये आधुनिकतम क्या है, जाति की संकल्पना है। इस संकल्पना में जॉन रे और मेयर नामक वैज्ञानिक की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अनुसार क्या है, एक जंतु या जाति के क्या होते हैं, निम्न लक्षण होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जाति के जीवों में अनुकूलन और प्राकृतिक चयन सदैव क्या है, चलता रहता है। प्रत्येक जाति में जीन समूह पाया जाता है जिसमें जीनों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। तीसरा मैंने बताया प्रत्येक जाति के जीवों में क्या होता है, अंतः प्रजनन होता है, और अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की क्या होती है, आबादी होती है। इसी के साथ ये हमारी जाति जो संवर्ग है वो समाप्त हुआ। जाति के बाद हम बात करने जा रहे हैं वंश के बारे में, कि वंश क्या है। देखो, वंश को समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन्स। देखिए वंश क्या है, इसको समझा रहे हैं। परिभाषा तो हम बाद में निकालेंगे, फिलहाल आप वंश को परिभाषित करने का प्रयास बाद में करेंगे। जीन्स क्या है, ठीक है, देखिए जीन्स सबसे पहले देखो बेटा, टमाटर है, आलू है, बैंगन है। टमाटर, आलू और बैंगन, इन तीनों की जातियां कैसी होती हैं, अलग अलग होती है। टमाटर, पहला एग्जांपल दे रहे हैं हम, टमाटर, आलू और बैंगन। जैसे मैं आपको बता दूं, आलू का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। बैंगन का नाम है सोलेनम मेलेंजीना, ठीक है। टमाटर का नाम है सोलेनम लाइकोपेन। अब आप देखिए, टमाटर, आलू और बैंगन, एक क्या है, ये तीनों, ये सोलेनम तो क्या है, वंश है। परंतु इन तीनों की जातियां कैसी हैं, अलग अलग है या नहीं, आप बताइए मुझे। टमाटर, आलू और बैंगन, ठीक है। टमाटर, आलू और बैंगन, ये तीनों की वंश कैसे हैं, समान है, परंतु जातियां कैसी हैं, भिन्न भिन्न है कि नहीं। जाति अलग है परंतु तीनों का क्या है भैया, वंश समान है। दूसरी परिभाषा में आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, शेर और दूसरा है चीता। देखो दोनों का वंश, शेर का और चीता का, दोनों का वंश कैसा है, मैं आपको बता दूं, समान है, ठीक है। दोनों का क्या है, पैंथरा लिख रहे हैं, ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस लिखते हैं। इसका भी क्या लिखते हैं, पैंथरा लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पैंथरा वंश तो कैसा है, समान है, पर यहाँ पे इनकी जातियां भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुत्ता और भेड़िया,
कुत्ता और भेड़िया दोनों ऐसे जंतु होते हैं जिनकी जातियां अलग अलग होती हैं, परंतु उनका वंश कैसा होता है, समान होता है। कुत्ता और भेड़िया का वंश क्या होता है, कैनिस। कुत्ता का और भेड़िया का दोनों का वंश का नाम क्या है, कैनिस वंश के हैं। ठीक है, इसलिए परिभाषा क्या हुई कि निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। अब देखिए, टमाटर है, आलू है, बैंगन है, इन तीनों के वंश कैसे हैं, समान है, परंतु जातियां कैसी हैं, भिन्न है। इसका मतलब है इन तीनों के अंदर कोई निकटवर्ती संबंध होगा या आपसी संबंध होता है, और निकटवर्ती या आपसी संबंधों के समूह को, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले, निकटवर्ती और आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। देखो, शेर और चीता दोनों जंतु हैं, लगभग देखने में आकार आकृति की दृष्टि से लगभग सेम से होते हैं, इसलिए आप देखिए निकटवर्ती संबंध है दोनों के। ठीक है, और आपसी संबंध रखने वाले जीवों का क्या है, समूह है, उसी को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। तो वंश की परिभाषा क्या हुई, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, निकटवर्ती। ठीक है, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहते हैं। शेर और चीते का वंश क्या है, दोनों का समान है, दोनों का पैंथरा है। टमाटर, आलू, बैंगन तीनों का वंश कैसा है, समान है। ठीक है, परंतु इनके तीनों की जातियां कैसी हैं, भिन्न है। ठीक है, वंश समान हो, जातियां कैसी हो, भिन्न हो, इसका मतलब इन तीनों जाति के जीवों के समूह के अंदर, ठीक है, या इन तीनों पादपों के अंदर क्या है, कुछ निकटवर्ती और आपसी संबंध पाए जाते हैं, और निकटवर्ती और आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। चलो, एक बिंदु पर और आपसे हम बात करने जा रहे हैं, और वो है कुल। देखिए, एक बार फिर बता रहे हैं, वर्गीकी के पदानुक्रम है, नंबर 1 जगत, नंबर 2 संघ, जंतुओं के लिए संघ का यूज करते हैं, पादपों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विभाग। तीसरा है वर्ग, चौथा है हमारा गण, पांचवा है कुल, छठा है वंश, और सातवां है जाति। हम देखिए यहाँ पे जाति पे भी चर्चा कर चुके हैं, वंश पे भी कर चुके हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं कुल पर। कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, FAMILY, फैमिली, जिसको बोलते हैं कुल। देखिए कुल क्या है, देखो भी, शेर, चीता और बिल्ली, कुल के बारे में बात कर रहा हूं। शेर, चीता और बिल्ली, देखो शेर और चीता है, इन दोनों का तो वंश कौन सा है, अभी बताया, पैंथरा होता है। बिल्ली का जो वंश होता है वो फैलिस वंश की होती है, इसलिए देखो इन दोनों का वंश तो कौन सा हो गया, इन दोनों का जो वंश है वो तो क्या है, पैंथरा है, परंतु इस बिल्ली का क्या है, फैलिडी। ठीक है, फैलिडी, सॉरी फैलिस, नॉट फैलिडी, फैलिस क्या है भैया, फैलिस। तो बिल्ली का वंश क्या है, फैलिस। परंतु इन तीनों का जो कुल होता है, इन तीनों का कुल कौन होता है, फैलिडी होता है, फैली और डी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया है, यानी कि ये 3 जंतु होते हैं। ठीक है, इन तीनों के वंश कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, या वंश समान, देखो शेर और चीता का तो वंश बिल्कुल समान है, वंश क्या है, दोनों का पैंथरा है, परंतु कुल तीनों का ही क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, सोलेनम वंश होता है, सोलेनम अभी नाम का मैंने वंश बताया था, सोलेनम। एक है पिटूनिया और तीसरा है धतूरा।
सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा का वंश जो होता है, ठीक है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, इन तीनों का कुल क्या होता है? सोलेनेसी होता है। इन तीनों का कुल क्या होता है? सोलेनेसी होता है। क्या होता है बेटा? सोलेनेसी, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी होता है। कौन कौन से? बैंगन, आलू, टमाटर, पेटूनिया और धतूरा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या महसूस किया इस परिभाषा में? परिभाषा देखिए, समान लक्षण वाले, ठीक है, इनके लक्षण कैसे हैं? समान है। शेर है, चीता है, बिल्ली है, बहुत ऐसे चलते हैं, चुपके से चलते हैं, किसी को आभास भी नहीं होता, और तीनों ही कैसे भागते हैं? बहुत तेज होते हैं। तीनों का शेप और साइज कैसा होता है? समान होता है। तो समान लक्षण वाले, समान लक्षण रखने वाले, ठीक है, संबंधित वंशों के समूह को, समान लक्षण रखने वाले वंशों के, ये समान लक्षण रखते हैं, और समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को ही क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। जैसे हमने कहा क्या अभी कि निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को ही क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, ठीक है। निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। इसी तरीके से समान लक्षण रखने वाले, इन सब का लक्षण कैसा होता है? समान होता है। समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे गण, वर्ग, संघ और जगत पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।